वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो है डाइस का सवाल है। पहला क्वेश्चन किसका है? डाइस का है। डाइस मतलब पासा हो गया। और इसमें जो है फेसेस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 फेसेस होता है मतलब 6 फलक होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दो फलक आपस में विपरीत है, एक्स और वाई फलक है और ये क्या है? विपरीत है। तो एक्स वाई जब विपरीत होगा तो एक्स वाई कभी भी जो है अगल बगल नहीं होगा। ये क्या होगा? अगल बगल पे कभी भी आपको नहीं होगा। तो अगर एक्स और वाई अगर विपरीत है तो एक्स अगर दिखता है तो वाई नहीं दिखेगा, वाई दिखेगा तो एक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं डाइस में तो कोई भी अगर आपको किसी भी नंबर का या फिर किसी भी जो है संख्या का दिया रहेगा, अगर आपको विपरीत निकालना है तो इसमें देखिए जैसे ये नंबर से आपको डिनोट करके बताया, कहीं कहीं पर जो कलर दिया जाता है, कहीं और कुछ तथ्य दिए जाते हैं। तो अगर आपको विपरीत निकालना है तो आपका दो स्थिति को मिनिमम लेना होगा और कॉमन मिनिमम दोनों में अगर कॉमन कुछ रहे, एक रहे या दो रहे, इसी तरह का होता है। एक कॉमन होगा या दो कॉमन होगा तो आपको विपरीत निकलता है। ठीक है, इसलिए कॉमन होना जरूरी है। तो यहां पर दो स्थिति दिया गया है, तो मान लीजिए कि पहला स्थिति है, दूसरा स्थिति है। अगर एक फेस कॉमन रहे, वन फेस अगर कॉमन रहे, ठीक है, यानी कि एक फलक अगर कॉमन रहता है तो हमको पता है कैसे? क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट चलते हैं, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए क्या है? एक ही कॉमन है, 4 और 4 है। अब 4 से हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, 4 से क्लॉकवाइज चले, इधर भी 4 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखिए 4 से क्लॉकवाइज चलते ही पहला संख्या क्या आ जाएगा? 6 आ गया। और इसमें देखिए पहला संख्या 2 आ गया, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा? आपस में विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 क्या होगा? विपरीत होगा। फिर देखिए जो रिमेनिंग हो गया दोनों में, वो आपस में क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। इधर 5 हो गया और फिर इधर 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। अब अगर कॉमन वाले का विपरीत अगर निकालना है हमको, तो कॉमन वाले का विपरीत जो नहीं दिख रहा है, इसमें देखिए संख्या 1 से लेके 6 तक है, तो 1 भी दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 आपको कहीं नहीं दिखेगा, 4 भी दिख रहा है, 5 और 6। तो जो नहीं दिख रहा है वो कॉमन वाले का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से बिना लिखे हुए कीजिएगा तो कम समय पे होगा, नहीं तो आप लिख के भी जो है कर सकते हैं। तो यहां पर 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और लिख के अगर करना चाहते हैं तो लिख के भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है आप लिख के भी इस तरह कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? 4 कॉमन है तो 4 के बाद देखिए क्या आता है? 5 आता है, 6 आता है, 6 के बाद 5 आता है। फिर इसमें देखिए कितना आता है? 4 आता है, 4 के बाद जो है 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया। अगर लिख लीजिएगा तो क्या होगा? गड़बड़ नहीं होगा। तो वही 6 2 विपरीत हो गया, 5 और 1 विपरीत हो गया, और 4 का कॉमन क्या हो गया? 3, जो नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 4 दोस्त जो है कैरम खेल रहे हैं और कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हैं। देखिए 4 दोस्त अगर कैरम खेल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कैरम किस शेप का होता है? स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, कैरम जो होगा स्क्वायर शेप का होगा। और अगर कैरम बोर्ड खेल रहा है तो देखकर ही इन्हें खेलेगा, सेंटर की ओर देख करके खेलेगा। ठीक है, तो इसमें नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में कि कैरम बोर्ड इनसाइड द सेंटर देख के खेल रहा है कि आउटसाइड। ये ऑब्वियस सी बात है कि आउटसाइड द सेंटर मतलब अलग अलग दिशा में मुंह करके कोई खेलेगा क्या? जब भी मुंह करके खेलेगा ये कैरम बोर्ड के सेंटर की तरफ ही देखकर खेलता है ना, एक दूसरे की तरफ देखते हुए खेलता है। ठीक है, चारों ओर बैठे हुए हैं। चारों ओर बैठे हुए हैं तो कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं, आप कॉर्नर पे बैठा सकते हैं, इधर भी। तो ये जो है आप कॉर्नर पे नहीं, जैसे कैरम बोर्ड खेलता है
वैसे ही बैठाइए, ठीक है। कैरम बोर्ड जैसे खेलता है ऐसे कॉर्नर तो बैठ के खेलता है नहीं, कैसे खेलता है, सेंटर पे बैठ के खेलता है। तो आप जो है सेंटर की तरफ बैठा के खिलाइए, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो ये एक्चुअल में जो है किस टाइप का क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, स्क्वायर शेप में बैठा हुआ है, स्क्वायर शेप में जो है बैठा हुआ है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि केंद्र की ओर। क्या हो गया, केंद्र की ओर। तो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, चूंकि यहां नहीं कह रहा है, तो चूंकि कैरम बोर्ड खेल रहा है तो कैरम बोर्ड जब भी खेलेगा सेंटर की ओर देखकर खेलेगा, और सेंटर की ओर देख के खेलेगा। तो आपको बात ये पता है कि लेफ्ट अगर चलने को कहेगा, लेफ्ट अगर चलने को कहेगा, यानी कि अगर बाएं चलने को कहेगा तो इसमें कहां चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। राइट अगर घूमने को कहेगा, राइट घूमने को यानी कि दायां घूमने को कहेगा तो एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में डी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, डी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। तो ए से बाईं ओर का मतलब घड़ी के दिशा में। तो ए अगर मान लीजिए आप यहां बैठा दिए, कहीं भी बैठा सकते हैं, तो ए से अगर बाईं ओर चलेंगे, यानी कि अगर यहां मान लीजिए इसका बायां कौन सा होगा, ये होगा, यानी घड़ी के दिशा में चलना है। तो यहां पर क्या हो गया, डी हो गया। अब बताइए यहां पर कह रहा है, एक स्टेटमेंट छूट गया, बी जो है सी के दाईं ओर है। तो बी अगर सी के दाईं ओर है, अब तुरंत दाएं है कि एक दो स्टेप छोड़ के है, लेकिन बी जो है सी के दाईं ओर है। अब देखिए यहां पर तो जगह ही नहीं बचा, तो आपको जो है सी के दाईं ओर यानी कि सी का दायां, सी से अगर यहां से दाएं चलेंगे तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। दायां का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में इधर चल गए तो यहां हो जाएगा क्या, बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी के बायां ओर कौन बैठा है। तो सी यहां है तो बायां ओर कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है, यानी कि बाईं ओर का क्या हो गया, सी से घड़ी के दिशा चलेंगे तो घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो कौन सा हो जाएगा बाएं ओर, बोलिए, बाईं ओर जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये जो है आपको इस तरह का क्वेश्चन है, तो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, उसी तरह से जो है इस वर्ड को आपको लगाना है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इसको लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम जनरली क्या करते हैं कि जो सब में कॉमन है, जैसे फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर सब में कॉमन होना चाहिए। देखिए आई 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 सब में है, कॉमन हो गया, एन 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 सब में कॉमन है, तो जो सब में कॉमन है उसी को हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। ये नियम है इसको सजाने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए थर्ड यहां पर लेटर क्या है, टी है, लेकिन इसमें देखिए एक भी अगर चेंज हो जाता है तो बस जो सब में कॉमन है उतने हटाएंगे। देखिए थर्ड वाले लेटर में यहां टी है, फिर यहां देखिए एक चेंज हो गया, टी के बाद डी आ गया, अब देखिए यहाँ टी टी है, तो उससे कोई मतलब, अगर एक भी अगर चेंज हो गया ना तो जो सब में कॉमन है बस उतना तक ही हटाएंगे। अब देखिए इन दोनों को हटा दिया एन को, तो यहाँ पहला लेटर क्या हो गया, टी हो गया, यहाँ क्या हो गया, डी हो गया, फिर यहाँ टी हो गया, फिर यहाँ टी हो गया, यहाँ टी हो गया, ठीक है। तो क्या बना, दो टाइप का मेरे पास लेटर बन गया, एक डी बन गया, एक टी बन गया। और तो अब देखिए डी और टी में कैसे आएगा, डी और टी में अगर आएगा तो पहले डी आएगा बाद में टी आएगा, इसलिए पहले जो है डी वाला बैठा है, दो पहले होगा मेरा, डी वाला बैठेगा तो दो अगर पहले हो गया और बाद बाकी जो है उसके बाद टी को अरेंज करेंगे, तो दो वाला जो है अरेंज हो गया। टी टी चूंकि सब में है तो इसके बाद टी आएगा। अब देखिए यहां पर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बोलता है, तो इंग्लिश डिक्शनरी कैसे स्टार्ट होता है, पहले ए आता है, बी आता है, फिर एक नंबर वाला, फिर दो नंबर वाला, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। कैसे आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में कहेगा कि रिवर्स ऑर्डर में आपको सजाना है,
जैसे कि ये भी कह सकता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे आता है उसका रिवर्स ऑर्डर में आपको सजाना है, यानी ए से लेके जो है जेड तक तरफ नहीं जाके हम जेड तरफ से जो है ए तक आएंगे, उल्टा आएंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहेगा तब करेंगे। तो अब जस्ट आप इंक्रीजिंग में सजा के भी जो है उसको उल्टा कर दीजिएगा तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है पूरा ना सजा के पहले एग्जाम में टाइम भी आपको देखना पड़ेगा। तो कम समय में अगर आपको आंसर निकल जाता है तो बेहतर, जैसे यहां पर 2 हो गया। अगर ऑप्शन में केवल एक ही 2 से स्टार्ट होता तो वही मेरा आंसर होता, पूरा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब देखिए जहां पर यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, हो गया यहां पर फंस गया। ठीक है, यहां पर मेरा फंस गया। अब जैसे अगर अंतिम इन दोनों में आप डिसाइड कर लेते हैं कि अंतिम कौन सा है 3 और 4 में से, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अंतिम ही देखेंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला का काम खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए टी है, टी है, टी है, तो ये भी कॉमन हटा दीजिए, सब में टी हो गया। अब ई है तो देखिए सब में ई है, हटा दिए। आर है तो देखिए यहां पर चेंज हो रहा है, यहां पर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यहां पर चेंज हो गया, क्या हो गया, आर हो गया। आर के बाद क्या हो गया, यहां पर एन हो गया। एन के बाद क्या हो गया, देखिए फिर आर हो गया, फिर यहां पर क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आर और एन दो टाइप का यहां लेटर है, आर और एन। तो आर और एन में पहले कौन आता है, आर आता है कि एन आता है, पहले एन वाला आता है, लास्ट में मेरा आर वाला होगा। तो यहां पर जो है पहले जो है आर वाला आता है, पहले एन वाला आता है फिर आर वाला आता है, क्योंकि एन जो होता है ये 14 नंबर पे होता है, आर का कितना होता है 18 नंबर पे। जो इंग्लिश डिक्शनरी में है ए टू जेड में जो पोजीशन होता है आर का वो 18 होता है। और ऐसे भी समझिए एन के बाद ही आर आता है, तो एन पहले सजेगा, तो 2 के बाद क्या होगा, 3 वाला होगा और फिर सजेगा। अब देखिए इससे आपको 3 भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ आंसर मिल जाएगा, 2-3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2-5 है, यहाँ 2-3 है, तो ये भी कैंसिल। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो इससे ये हुआ कि समय इसमें थोड़ा सा मेरा बच गया, लेकिन आपके जानकारी के लिए इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये भी कैंसिल। अब आर वाला इससे बच गया, तो आर आर कॉमन है, देखिए सब में। आर के बाद यहाँ क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है, देखिए ई है, और यहाँ ए है। तो सी ई ए में जो है तीनों डिफरेंट आ गया, तो आराम से जाएंगे। सी ए में पहले कौन आएगा, ए वाला, एक इसमें है 5 नंबर पे है, फिर सी वाला है यानी कि 1 है, और फिर ई वाला है यानी कि 4 वाला है। तो ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता तो जस्ट इसको उल्टा करके लिखते 4 1 5 3 2। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो गया, यही हो गया। अब इसमें देखिए ये लूप संख्या को ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर जो है उसको ज्ञात करना है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम पहला ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि इसको रो वाइज सॉल्व करें कि कॉलम वाइज सॉल्व करें। इसको क्या करते हैं, रो बोलना है। ठीक है, ये वाला क्या कहला गया, आपका रो कहला गया, और ये क्या कहला गया, कॉलम कहला गया। ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया, ऐसे करके ये वाला रो कहलाया। ठीक है, रो हो गया, कॉलम हो गया। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इस रो में जो है बड़ा नंबर है, इस रो में क्या है, बड़ा नंबर है। तो जनरली क्या होता है कि रो में अगर बड़ा नंबर है तो 2 रो में छोटा छोटा नंबर है। तो अगर इसको तोड़ेंगे, एक कॉलम को लेंगे, ठीक है, ये प्रत्येक रो में जो है बड़ा बड़ा नंबर लेंगे, तो उस कंडीशन में कॉलम का यूज करेंगे। तो इस कॉलम के सबसे ऊपरी छोर पर 116 है, तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में जो है क्या है, बड़ा नंबर है। तो इन दोनों का यूज करके हम इसको लाने का कोशिश करेंगे, बड़े नंबर को। तो आपको क्या करना है, इसको 95 और 21 का यूज करके जो है 116 लाना है। तो देखिए 95 + 21 को जब सम करते हैं
तो आपका कितना हो जाता है, 95 प्लस 21 को सम करते हैं तो 116 आ जाता है। आसान से हो गया। तो यहां भी जो है 48 हो गया और 87 हो गया। इसको उसी तरह अगर सम करने पर 135 आ गया तो लॉजिक हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए इस भी 135 हो गया। तो यहां पर जो है आपको 47 में यहां पर क्या है, मान लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है x है। यहां पर आप मान लीजिए क्या है, x है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों का सम 94 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। x का वैल्यू 47 हो जाएगा, तभी ये 94 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो गया, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी वही सवाल है डाइस का। तो आपको जो है यहां पर बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत जो है क्या होगा। तो मान लीजिए कि पहला है, ये दूसरा है और ये क्या है, तीसरा स्थिति है। तो किसी भी दो को यूज करके अगर एक फेस कॉमन है तो वही क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट करेंगे। तो पहले 1 और 2 को लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कितना कॉमन है, कॉमन होना चाहिए तभी जो है मेरा निकलेगा विपरीत। तो कॉमन इसमें देखिए एक फेस कॉमन है, 6 कॉमन है। अब 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 से क्लॉकवाइज चले, इधर भी क्लॉकवाइज चले। अब देखिए पहला स्थिति में 6 से क्लॉकवाइज चले तो कितना हुआ, 3 हुआ। 3 से क्या हो गया, 4। यहां 6 से जो है 2 हो गया, 2 से क्या हो गया, 1 हो गया। तो 3 और 2 क्या हो गया, विपरीत हो गया। 4 और 1 विपरीत हो गया। हमको 1 का विपरीत पूछ रहा है, 1 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 3 और 2 विपरीत हो गया। 6 का पूछता तो क्या होता, 5 होता विपरीत। अब किसी भी दो डाइस की स्थिति को लीजिए जिसमें कॉमन होगा, वो आपको सेम ही विपरीत देगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे कि देखिए ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। 2 और 3 को लेकर देखते हैं। लेकिन 2 और 3 में देखिए 2 और 3 को लेते हैं तो यहां पर 2 फेस कॉमन है। तो जो 2 फेस कॉमन होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए 2 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है। तो जब 2 फेस कॉमन है तो जो रिमेनिंग होगा वो आपस में विपरीत हो जाएगा। तो इसमें रिमेनिंग कौन है, 1 है, इसमें क्या है, 4 है। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। डायरेक्टली इससे आंसर ही निकल गया। ठीक है, और एक कॉमन रहेगा तो उसमें क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसका भी क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन का है, दिशा का। डायरेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर क्या होता है, इस साइड में राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ऊपर क्या हो गया, उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया, पूर्व हो गया। ठीक है, पूर्व हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि राहाना जो अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाती है। तो एक बात याद रखिए, ये वाला क्या है, रेहाना जो है घर है, पश्चिम की ओर चले तो इधर चले क्योंकि इस डायरेक्शन पश्चिम है। और कितना चला, 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इसमें अगर डायरेक्शन में लेफ्ट अगर चलने को कहेगा ना, यानी कि बाएं चलने को कहेगा तो एंटी क्लॉक चलेंगे, और अगर दाएं चलने को कहे तो क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में। जब केंद्र से बाहर की ओर देखता है तो यही कंडीशन लगता है। लेफ्ट चलने पर वहां एंटी क्लॉक घूमते हैं और राइट चलने पर जो है घड़ी के दिशा में घूमते हैं। तो यही चीज यहां भी करना है। ठीक है, तो घड़ी का दिशा कौन सा हो गया, ये हो गया, और एंटी क्लॉक जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये घड़ी के दिशा में राइट घूमेंगे यानी कि दायां, और ये क्या हो गया, लेफ्ट घूमेंगे तो क्या हो गया, बायां। ठीक है, तो 6 किलोमीटर चलने के बाद बायां मुड़ता है। तो यहां से जब बाएं मुड़ेंगे
यानी कि कैसे मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ऐसे करके घूमेंगे ना, बाएं अगर घूमना है तो घड़ी के दिशा में ऐसे घूमेंगे, तो नीचे की ओर घूमें। नीचे की ओर घूमने पर जो है उसके बाद कितना चलता है, जस्ट जो है 3 किलोमीटर चलता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, कितना चलता है वो, 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चल गया, फिर बाएं मुड़ता है तो फिर जो है यही बाएं मुड़कर जो है 10 किलोमीटर चलता है, यानी 6 से 4 अधिक चलेगा। ठीक है, 6 से 4 अधिक मिलेगा, तो यहां तक जो है कितना था, 6 था। ये जो है यहां पर 6 है तो नीचे भी 6 होगा। पूरा 10 किलोमीटर है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो रेहाना के घर से कार्यालय, तो ये जो है क्या हो गया, ये वाला घर हो गया, ये क्या हो गया, कार्यालय हो गया। ठीक है, कार्यालय हो गया, ये घर हो गया और ये कार्यालय हो गया। तो यही हमको जो है डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, यही वाला जो है डिस्टेंस हमको निकालना है। कार्यालय से घर के बीच की जो दूरी है, यही डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। जब ये 3 है, ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम जानते हैं ट्रायड में 3, 4 और 5 का जो है त्रिक होता है। ठीक है, 3, 4 और 5 का जो है ये त्रिक होता है। 3, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का जो है त्रिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। और नहीं पता है तो हाइपोटेनस का पता है ना। ठीक है, क्या होता है, कर्ण बराबर, ये कर्ण है तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ठीक है 9, और ये हो गया 16 अंडर रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, लेकिन आपको इसको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अगर, तो यहां पर क्या है कि लुप्त आकृति को ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन सीरीज। अब देखिए ये मानते हैं कि पहला अगर ये है, ये दूसरा है, फिर यहां पर तीसरा होगा शेप, ये होगा चौथा शेप हो गया। अब अगर आप देखते हैं कि 1 से 2 की तरफ अगर देखेंगे तो इसको किया क्या गया है कि क्लॉकवाइज मूव किया गया है। जब इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है तो इसका शेप देखिए कुछ ऐसा यहां पर है, इसका शेप इस तरह से है। तो जब इसको घुमाएंगे हम तो देखिए ये कहां था, ये सर्कल यहां था और स्टार जो है ऊपर की ओर है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसको जस्ट आपको रिप्लेस किया गया है, इसको जो आपस में रिप्लेस कर दिया गया है और ये फिगर कैसा हो गया है, इस टाइप से हो गया है। यहां पर आपका स्टार दिया गया है और यहां पर दिया गया है, तो वही चीज किया जाएगा। फिर यहां पर आप फिर अगर क्लॉकवाइज करेंगे, देखिए ये हो गया, फिर यहां पर अगर क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये शेप ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये शेप कुछ ऐसा आएगा और इसको आपस में फिर से रिप्लेस करना है। तो देखिए ये जब शेप में इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये कहां पर हो जाएगा, ये नीचे की ओर हो जाएगा और ये यहां पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि इसको आपस में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये आप क्या दीजिएगा, यहां पर ये ना देके यहां पर सर्कल दीजिए और यहां पर गोल दीजिए। ठीक है, यहां पर जो है क्या कीजिए, गोल दीजिए और यहां पर जो है ऐसे दीजिए। फिर इसको जब आप कीजिएगा क्लॉकवाइज में तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर यहां से, और ये दोनों आपस में क्या होगा, रिप्लेस होगा। यानी ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर छोर पे जो है इसको दे दीजिए और इस कॉर्नर पे जो है यहां पर
इस साइड में आपको क्या क्रॉस देंगे। ये देखिए ये वाला फिगर सेम ये वाला है कि नहीं। ये फिगर जो है फाइनल है ये वाला, यानी कि ये हो गया कौन सा, दूसरा में था, फिर इसको तीसरा में था, ये चौथा में था। तो तीसरा वाला कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज करके जो है दोनों को पोजीशन हर में चेंज कर देंगे। यहां जैसे है फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा के ये जहां है यहां पर 0 देंगे और यहां पर जो है x दे देंगे। तो ये सेम टू सेम किसके जैसा है, देखिए ऊपर में 0 और नीचे क्रॉस, ये इसके जैसा हो गया। तो इसका पहला नंबर क्या होगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। अगर आप इसको 150 से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि ऑल वाले में क्या होगा, 100 होगा और ये वाला में 50 होगा। फिर यहां पर फिर से क्या होगा, 100 होगा और ये क्या होगा, 50 होगा। अब देखिए यहां पर दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा कि नहीं, ये डिसाइड करता है क्या, कॉमन में अगर 50-50 रहा कॉमन टर्म में तो रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ स्मार्ट कॉमन है, लेकिन एक में क्या है 50 है और एक में 100 है, तो दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। अगर 50-50 रहता तो रिलेशन नहीं बनता। अब देखिए यहां पर ऑल है तो यहाँ 100 हो गया, यहां क्या हो गया, 50 हो गया। तो बॉयज और थीन कहां पर नजदीक है, ये देखिए नजदीकी रिलेशन लेना है, दूर का नहीं। तो बॉयज और थीन जो है, बॉयज और थीन देखिए बॉयज और थीन में अगर देखिएगा तो कहां पर आ रहा है बॉयज और थीन में, बताइए बॉयज और थीन में कहां है, यहां पर बॉयज और यहां क्या है, थीन है। तो बॉयज में कितना है, 100 है, तो यहां 100 है, बॉयज 100 है और यहां 100 मांग रहा है। थीन मेरा कितना है, 50 और यहां 50 मांग रहा है, तो ये बनेगा। फिर यहां भी देखिए उसी तरह ये 100 है, ये क्या है, 50 है, ये 100 है और ये क्या है, 50 होगा ऑल वाला। अब स्मार्ट और बॉयज कहां पर है, स्मार्ट और बॉयज पहला में नजदीक है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को ही जो है ये कन्वर्ट करके लिखा है। तो यहाँ स्मार्ट में कितना है, 50 रुपए है और मांगेगा 100, तो दे पाइएगा क्या, नहीं। वही यहाँ 50 बंदे हैं स्मार्ट बंदे और यहाँ 100 मांग रहा है, तो दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा, तो ये गलत हो गया। और ऐसे भी जो है यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि ऑल एक्स इज अगर वाई है, ठीक है, जनरल बताते हैं, और एक्स इज वाई है तो जो है सम वाई इज एक्स होता है, ये करेक्ट होगा। ऑल वाई इज और एक्स इज वाई है तो सम वाई इज एक्स ही करेक्ट होगा। बट जैसे यहाँ ऑल बॉयज आर स्मार्ट है तो सम स्मार्ट इज बॉय करेक्ट होता, लेकिन ये जो है करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहे तो कैसे होगा कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, सभी बॉयज क्या स्मार्ट है, ऑल स्मार्ट आर थिन, ठीक है। तो एक बात रखिए, इधर से इधर जाइएगा तो ऑल वाला सही होगा और इधर से इधर आइएगा तो सम वाला सही होगा, इस टाइप के केस में। तो यहां क्या हुआ, ऑल बॉयज आर थिन दिया है, ऑल बॉयज आर थिन, तो बॉयज से थिन की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए ऑल बॉयज आर थिन, तो बॉयज थिन के अंदर ही है, थिन का एरिया इतना बड़ा है, उसी के अंदर बॉयज है ना, इसलिए करेक्ट है। ऑल स्मार्टर बॉयज, देखिए ऑल स्मार्टर बॉयज, देखिए बॉयज तो बस इतना दूर है ना, बॉयज इतना दूर है, लेकिन बॉयज के आगे स्मार्ट है, तो ये गलत हो रहा है। सभी स्मार्ट बॉयज थोड़ी ना है, सभी बॉयज स्मार्ट है, क्योंकि बॉयज जो है स्मार्ट के अंदर आ रहा है, ना कि स्मार्ट बॉय के अंदर, ठीक है। तो ये जो है अगर ऑल बॉयज आर स्मार्ट है तो इसका मतलब सम स्मार्टर बॉयज है, तो ये स्मार्ट से बॉय की तरह जा रहे हैं, तो सम वाला केस क्या होगा, सही होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला केवल निष्कर्ष जो है 1 करेक्ट है। अब आइए यहां पर, ये जो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का जो है क्वेश्चन है।
तो यहां पर क्या है कि नॉर्थ फेस हो रहा है, तो नॉर्थ जब भी फेस होगा, इधर लेफ्ट लेंगे इधर राइट लेंगे, ये हो गया क्या बायां और ये क्या हो गया दायां। अब यहां पर बोल रहा है कि नॉर्थ फेस कर रहा है, ओ इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई एंड यू, ओ इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई एंड यू, यानी कि ओ जो है वो एक कोई पर्सन है और जो है ई और यू के बगल में बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि ई जो है यहां होगा और एक हो सकता है कि यू यहां होगा, और दूसरा केस यही बनेगा कि हो सकता है कि यू जो है इधर होगा और ई जो है इधर होगा। अब यहां पर बोल रहा है, ठीक है, ए जो है आई के बगल में बैठा है, बाईं ओर बैठा व्यक्ति जो है यू है, जो ए के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, जो बाईं ओर व्यक्ति बैठा है वो कौन है, यू है। तो ये देखिए यू को बाईं ओर बैठाना है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठाना है, और यू जो है ए के बगल में नहीं बैठा है। यहां भी इंग्लिश में देखिए, द पर्सन सिटिंग ऑन लेफ्ट इज यू। ठीक है, जो लेफ्ट में बैठा हुआ वो कौन है, यू है, हु इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ए। तो यू जो है ए के नेक्स्ट पे नहीं बैठा है, तो ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो है इसके ये अंतिम पे होना चाहिए लेफ्ट में, लेकिन इसके लेफ्ट में और भी आदमी है, तो ये कंडीशन नहीं हुआ, ये है। तो यहां पर देखिए, अब तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला है, यू के बगल में बोला है ए नहीं बैठना चाहिए। देखिए ए तो यहां है नहीं। अब ए पूरा कितना पर्सन है, 5 पर्सन है। अब यहां पर या तो ए होगा या फिर आई होगा, यहां पर आई होगा या फिर ए होगा। ठीक है, हमको जो है बोला है कि बीच में कौन बैठा है, तो यहां पर आप देखिए बीच पे कौन बैठा हुआ है, बीच में जो है एक ही पर्सन बैठा हुआ है बीच में, तो वो कौन है, ई बैठा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। Select the Venn diagram that best represents the relationship between the following classes। अब यहां पर देखिए हमको वेन डायग्राम के थ्रू बताना है कॉपर, मेटल और आयरन, तांबा, धातु और लोहा के बीच में रिलेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए पहले तांबा और धातु के बीच में क्या रिलेशन है। तांबा जो है ये क्या है, एक प्रकार का धातु है। तांबा जो है एक प्रकार का धातु है, तो तांबा जो है ये किसके अंदर आ गया, धातु के अंदर आ गया। तांबा जो है ये किसके अंदर आ गया, ये धातु के अंदर आ गया। अब जो है धातु और लोहा में क्या रिलेशन है कि लोहा भी क्या है, एक धातु है, तो लोहा भी क्या हो गया, ये भी धातु के अंदर आ गया। अब तांबा और लोहा में क्या रिलेशन है, तांबा और लोहा में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों धातु है, यानी कि दोनों क्या है, एक टाइप का धातु है, लेकिन तांबा और लोहा अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग धातु है। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा, क्या पर है, ऐसा वाला रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि 4 युग्म दिया है, जिसमें 3 जो है एक निश्चित तरीके समान एक भिन्न है, यानी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो देखिए 29 है, 59 है। अब क्या कीजिए कि 2 नंबर है, तो एक नंबर से दूसरे नंबर को क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो हो सकता है कि किसी तरह भी जो है आपको एक लॉजिक बनाना है। हो सकता है डिफरेंस होगा दोनों के बीच सेम, लेकिन ये आपको दिख रहा है ना, अगर 59 दिया है तो 2 गुना कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 58 होता है, उससे एक अधिक है, ये देखने पर ही पता चल रहा है। देख के भी आपको पता चलेगा, 21 का 2 गुना हो गया 42, और 42 में अगर एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 43। फिर यहां 27 दुना 54, 54 प्लस एक कितना हो गया, 55। तो ये वाला देखिए नहीं आएगा, लेकिन 25 दुना 50 प्लस एक क्या हो गया, 50 प्लस एक 51 होता है, लेकिन है कि यहां पर नॉट इक्वल टू 53, तो यही वाला डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक कागज के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया, जब इसे खोला जाता है तो बताइए कि
या दी गई आकृतियों में क्या है। देखिए पहले एक पेज लिया गया, इसको जो है यहां से मोड़ दिया गया, यहां पर मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद ये शेप आया। इसके बाद जो है इस साइड आपको फिर मोड़ा गया तो इस टाइप का शेप आया, फिर इसको मोड़ दिया गया तो ये शेप आ गया। तो सबसे पहले जो है इसमें एलिमिनेशन मेथड निकालिए। ये जो कॉर्नर पे है ना, ये कॉर्नर पे जो है ये फिक्स है, जो अंतिम पे रिजल्ट होता है ये हर फिगर में आपको दिखना चाहिए। तो ये देखिए ये जो है ये शेप है, ठीक है, ये क्या है, शेप है। और ये वाला जो दिया है ना ये आपका कटिंग किया गया, इस तरह से कटिंग किया गया। ये साइड वाला को नहीं मेजर करना है, सिर्फ ये गोल किया गया है और ये वाला जो है कटिंग है। तो ये सब में इस कॉर्नर पर जो है ये सेम होना चाहिए। देखिए यहां पर है क्या, यहां पर ये गोल होना चाहिए, फिक्स है, ठीक है। तो यहां पर ये फिक्स नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ये देखिए ये यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, इससे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो है दर्पण प्रतिबिंब वाला लगाइए, दर्पण प्रतिबिंब वाला, ठीक है। यानी कि मिरर इमेज का लेफ्ट टू राइट हो जाएगा और राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अपना जो लेटर को इधर उधर करते हैं ना वो लेटर वाला इसमें नहीं होगा, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और इसके साथ ही जो है जल प्रतिबिंब लगाइए, वाटर इमेज, ये मिरर इमेज हो गया और फिर क्या हो गया, जल प्रतिबिंब यहां लगेगा, वाटर इमेज, वाटर इमेज टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ठीक है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। देखिए अब हम क्या करेंगे, जब यहां पर इस तरह से मोड़े तो अब जब खोलेंगे तो जस्ट उल्टा जाना होगा, जस्ट खोलेंगे तो ये उल्टा जाना होगा। ये मोड़ने के बाद ऐसा हुआ था, अब खोलेंगे तो ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर खिलेगा। तो ऊपर नीचे कब होता है, जल प्रतिबिंब में। तो इसका जल प्रतिबिंब लेंगे तो ये कैसा होगा, देखिए ये जो है शेप कैसा होगा, ये जब होगा तो इसका जल प्रतिबिंब अगर करेंगे तो यहां तो गोल होगा ही, और ये जो है ऊपर की ओर खुलेगा। ये अगर नीचे की ओर खुलता है तो ये ऊपर की ओर खिलेगा। तो ऊपर की ओर देखिए ये साइड वाला शेप नहीं आएगा, ठीक है। ये साइड वाला शेप जो है सिर्फ दर्शाने के लिए है, ठीक है। ये एक इमेज है इस तरह से दर्शाने के लिए, यह सिर्फ गोल किए और इस तरह कॉर्नर पे काटे हैं। तो ये वाला हो गया इस टाइप का शेप। तो इस टाइप का शेप देखिए यहां भी है, यहां भी है, और आपका जो है गोल यहां पर नहीं है, गोल है क्या यहां पर, लेकिन यहां भी होगा, यानी ये भी जो है लिमिट हो गया। अब जो है फिर क्या करेंगे, इस तरह है, फिर इसको जो है ऐसे खोलेंगे, ठीक है। इसको जो है ऐसे मोड़ा गया था ना, मोड़ा गया था ऐसे, तो इसका जस्ट उल्टा खोलेंगे, यानी ऐसे खोलेंगे। ये ऐसे मोड़ा गया ना, इसको ऐसे खोल के जो है करेंगे। जब खोल के करेंगे तो ये वाला देखिए पेज मुड़ गया है, पेज जो है यहां पर मुड़ गया है, इसलिए यहां पर जो है कोई शेप नहीं आएगा। पेज यहां मोड़ कर किए थे ना, तब यहां पर कोई शेप नहीं आएगा, तो हम सिर्फ नीचे वाला शेप देंगे। तो नीचे वाला जब शेप देंगे आप देखिए तो यही शेप जो है इस साइड आएगा, यानी ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड में आएगा, तो गोल का गोल होगा। और ये जो है लेफ्ट साइड में है तो ये किधर चला जाएगा, राइट साइड में कट होगा। तो राइट साइड में कट होगा, देखिए यहां भी है और यहां भी है। तो लेकिन ऊपर वाले में जो है शेप नहीं होगा, ये ऊपर वाले चूंकि मोड़ दिया गया था ना, ये ऊपर वाला मोड़ दिया गया था, इसलिए मोड़ने के बाद जो है, ये मोड़ने के बाद जो है यहां तक रह गया, और फिर इसको जब यहां से मुड़े तो इसके नीचे ये जो आपका गोल किया ना, ये वाला यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं मुड़ा गया था, इसको मोड़कर ही रख दिया। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो इसमें जो शेप बनेगा ये वाला शेप बनेगा। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ओनली बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है।
ये वाला, ये ब्लड रिलेशन का जो सवाल है यहां पर, इसको देखिए। देखिए इसमें क्या है, ए हैश बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी दिया है। ए हैश एट द रेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए वाइफ ऑफ बी का है। एट द रेट ए जो है एंड बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी है। ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यानी कि देखिए कि पहला वाला दूसरा वाला का कोई लगा, ए हैश बी है तो सब में ए हैश बी है, और यहां ए पहले है, ठीक है, यानी पहला वाला का दूसरा वाला का कोई है। तो इस टाइप में जो भी इक्वेशन देगा उस इक्वेशन हमको जो है राइट टू लेफ्ट उसको सॉल्व करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अगर ए हैश बी है और सब में पहले जो है ए, यहां इधर जो है ए इधर है और इधर भी ए करके है और इधर भी है तो इधर बी करके है, तो इस तरह से चलेंगे। अगर मिक्स वाला दिया, कहीं पर दे दिया ए परसेंट बी का मतलब कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, इस टाइप से, तब ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, फेल हो जाएगा। तब इसको डायग्राम करके बनाएंगे, ऐसे करके। ए अगर फादर है तो ए ऐसे करके डायग्राम, सिस्टर है इस तरह करके डायग्राम करके बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ये एक ही टाइप से दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमको कहां से m से p तक लेना है, तो यहां पर लीजिए p हो गया परसेंट r y एट द रेट ऑफ z हैश m से लेके p तक ही करना है, इसलिए यहां तक ही हम इसको लिखे। अब मान लीजिए एक बात यहां भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको y का अगर मान लीजिए कि पूछा जाता है जेंडर क्या है, y का जेंडर आपको जानना है, तो उस कंडीशन में y के राइट साइड में आप देखिए कि क्या जो है आपको सिंबल दिया गया है। तो y के राइट साइड में जो सिंबल एट द रेट है, तो आप यहां पर देखिए जो स्टेटमेंट एट द रेट कहां, यहां है, और एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ है यानी कि फीमेल है, तो एट द रेट फीमेल होगा यानी कि y भी क्या होगा, फीमेल होगा। r का अगर पता करना है तो r के राइट साइड में देखिए एंड यहां क्या है, डॉटर है, फीमेल है, यानी r भी क्या होगा, फीमेल होगा। लेकिन n का अगर हमको पता करना है तो n के राइट साइड में क्या है, कुछ भी नहीं है। जब सिंबल ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि n क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट अगर किसी केस में आपको यहां पर जो है परसेंट ना दिया रहता, यहां पर मान लीजिए दिया रहता एट द रेट, तब उस कंडीशन में क्या बोलते कि n के राइट साइड में कोई सिंबल है, n का भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि देखिए m एट द रेट ऑफ n का मतलब क्या है कि m जो है n की कौन है, पत्नी है। m जो है n की पत्नी है, इसका मतलब क्या हो गया, n अगर फीमेल हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है मेल हो गया। जब ये लास्ट वाला पति पत्नी का रिलेशन रहे ना, तब ये वाला क्या होगा, हम ये नहीं कर सकते कि इसके राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं है तो हमको इसका जेंडर पता नहीं चलेगा। ये एक्सेप्शन है कि लास्ट में जो है पति पत्नी वाला रिलेशन होगा तो जेंडर पता चलता है, ठीक है। तो एन से पी तक निकालना है। तो अब देखिए हैश का मतलब क्या है, ये जानिए। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब भाई हो गया, तो यहां लिखिए भाई। फिर एट द रेट का मतलब क्या हो गया, यहां पर वाइफ, तो ये हो गया क्या, पत्नी। फिर इसका मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब हो गया बेटी, डॉटर, और परसेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए बहन। ये रिलेशन लिख दिए। अब जो है हमको किधर से किधर चलना, राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट से लेके जो है लेफ्ट की ओर चलना है, इधर से इधर चलना है, ठीक है। अब अगर रिलेशन निकालते हैं तो आप अगर खुद अपने परिवार में रिलेशन को देखिएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि m के जगह पर आप है, ठीक है, m के जगह में आप जो है m है। अब बोलिए यहां से कि ये आपका भाई है, ये आपका जो है भाई है, ये मेरा क्या हो गया, भाई हो गया। भाई की पत्नी मेरी कौन हो गई, भाभी हो गई। भाई की पत्नी मेरी भाभी हो गई। भाभी की बेटी मेरी कौन हो गई, भतीजी हो गई। भतीजी की बहन मेरी कौन हो गई, भतीजी हो गई।
यानी जो है ये m का कौन हो गया, भतीजी हो गई। ठीक है, m का जो है कौन हो गया, भतीजी हो गई। जब m की ये भतीजी हो गई, p को है m का भतीजी हो जाएगा, लेकिन m इसका कौन लग जाएगा, m इसका कौन लग जाएगा। तो अगर ये भतीजी किसको बोलते हैं, भाई, अगर भाई का जो है बेटी को भतीजी बोलते हैं, तो आप अगर एक मेल है तो आपका भाई का बेटी हो जाएगा, फीमेल भी हो तो आपका भाई का बेटी हो जाएगा। उस कंडीशन में m जो होगा, m क्या होगा कि आपके फादर का जो है, अगर आप भतीजी हैं तो आपके फादर का भाई होगा, यानी कि ये क्या हो सकता है, m चाचा हो सकता है। जब ये चाचा होगा तभी ये भतीजी होगा। या फिर क्या होगा, आंटी होगा, आंटी होगा मतलब फुआ होगा। ठीक है, बुआ होगा या फुआ बोलिए, जो भी बोलिए, ये क्या होगा, बुआ होगा, या कहेंगे फुआ भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में अगर देखें तो आंट भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पापा का जो है या तो भाई होगा या पापा की बहन होगा, तभी आप इसका भतीजी होंगे। तो देखिए, अब चाचा होगा कि भतीजी होगा, तो हमको m के राइट साइड में देखना होगा सिंबल। यहां तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने लिखा नहीं था। m के राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी जो है दिया गया है। m के राइट साइड में यहां देखिए, अगर पूरा आप लिखते तो ये, इसलिए पूरा ही लिखना चाहिए। तो m के राइट साइड में देखिए क्या है, परसेंट है। m के राइट साइड में आप देखिएगा तो यहाँ परसेंट है। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया, सिस्टर हो गया, यानी क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो ये फीमेल हो गया, परसेंट मतलब फीमेल, यानी कि m क्या होगा, फीमेल हो गया। फीमेल हो गया तो क्या हो गया, बुआ हो जाएगी ना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें निम्नलिखित आकृति अंतर्निहित है। ये जो है आपको आकृति कहां पर दिख रही है, और एक इसमें जो है एक और ऐसा बोला जाता है कि ये जो है रोटेशन नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब जैसा है वैसा जो है आपको यहां पर देखना है, रोटेशन जो है अलाउ नहीं है। तो इसमें देखिए, ये शेप दिख रहा है क्या, नहीं, ये इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ये सॉरी, ये शेप जो है इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। आपको दिखाते हैं कहां दिखेगा, ये देखिए, इसमें भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है ऐसा रेखा जो है बस केवल बीच में दिख रहा है, और यहां से जो है ऐसे करके मूव करके कोई नहीं दिख रहा है। यहां पर आप देखिए, ये ऐसा रेखा यहां दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है। देखिए यही शेप है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन की क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या है, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला क्या है कि आपको नंबर सीरीज का जो है नेचर को, प्रकृति को पता करना होगा। क्या ये पूरा पिकअप से बढ़ रहा है, पिकअप से, अगर पूरा पिकअप से इंक्रीज हो रहा है तो गुना का काम होगा, या फिर स्क्वायर का क्यूब होगा, या फिर क्यूब का काम होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके लाएंगे कि या किसी संख्या का स्क्वायर क्यूब करके लाएंगे। और स्मॉल अगर आ रहा है, स्मॉल डिफरेंस आ रहा है तो प्लस या माइनस करेंगे। तो इसका नेचर अगर हम देखते हैं, इसका नेचर देखते हैं इसमें, तो ये जो है पूरा इंक्रीज नहीं है। इसमें देखिए क्या है, आपका डिफरेंस निकालिए, स्लो स्लो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 11 इंक्रीज किया, फिर यहां से देखिए कितना किया, 13 किया, फिर यहां से देखिए कितना किया, 17 किया, फिर यहां से देखिए कितना किया, 19 किया, फिर 19 के बाद देखिए कितना है, ये कितना है, 9, 23 हुआ। अब आप अगर देखिएगा तो आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो है केवल खुद से छुड़ाकर जो है और दूसरे किसी से विभाज्य नहीं लगता है, खुद से विभाज्य होगा। अभाज्य संख्या है, अभाज्य जो विभाजित ना हो।
और अवाज्य संख्याएं याद कीजिए कि 2 से स्टार्ट होता है। 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 19, फिर 23, फिर 24 नहीं होगा, 25 भाग लगता है, 26, 27, 28, 29, 31 होगा, फिर 32, 33, 34, 35, 37 होगा, फिर 37 के बाद कितना होगा, 41 होगा, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 11 से स्टार्ट है। यहां से कितना से स्टार्ट है, 11 से आपका स्टार्ट हो रहा है। 11 से स्टार्ट हो रहा है तो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो 23 के बाद क्या होगा, 29 होगा। अब देखिए 23 के बाद क्या होगा, ये 29 होगा। ठीक है, 23 के बाद क्या हुआ, 29 हुआ। और ये जो है इंक्रीज हो रहा है। 18 प्लस 11 हो गया 29, तो 78 प्लस 23 हो गया 101। उसी तरह जो है 101 में हम 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 होगा ना 130। ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लूप संख्याओं को ज्ञात करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये क्वेश्चन जो है इसके पहले भी क्लास में अब मिस्टेक हुआ था, इसमें 2 होगा, याद रखिए ये एरर है, 2 हो गया, 2 होना चाहिए यहां पर। तो आप क्या कीजिए, इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2 माइनस 1 का डिफरेंस, और 21 को आप ऐड कीजिए। ये कितना, कॉलम 2 में जो है, कॉलम 1 में जो है सेकंड वाला नंबर। अब इसको 1 प्लस 21 क्या हो गया, सॉरी देखिए इसमें क्या कीजिए आप कि 21 में, 21 है ना, 21 में आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या हो गया, 20 हो गया। फिर यहां पर देखिए 22 है, आपको 22 में जो है इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, 22 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या हो गया, 23 हो गया। फिर उसी तरह यहां पर लेंगे, ठीक है, x हो गया। मान लीजिए x में आपको घटाना है कौन सा, 2 माइनस 5, तो कितना हो गया यहां पर, x प्लस 3, और ये 43 के बराबर है। तो x का वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या होगा, 40 आएगा। तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहां पर देखिए यदि w का वैल्यू 46 है और बैट का वैल्यू जो है 46 है, तो लेंथ किसके बराबर होगा, w इज इक्वल टू 46। कैसे ला सकते हैं, तो w जो होता है 23 नंबर पे, उसका इसका दोगुना अगर कीजिएगा तो 46 आएगा। अब देखिए बैट को भी लेंगे तो इसका पोजीशन कितना होता है, 2 नंबर पे ये होता है, प्लस 1 नंबर पे ये होता है, और 20 नंबर पे ये होता है। जब सम किए इसको तो कितना हो गया, 23 हो गया। और 23 को अगर दोगुना करेंगे तो ये कितना हो गया, ये भी 46 हो गया। तो लॉजिक मिल गया कि सम करेंगे और उसको जो है 2 से गुना करेंगे, तो लैम्ब हो गया। तो ये कितना हो गया, 12, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 13 नंबर पे आता है, और ये 2 नंबर पे आता है। तो 12 प्लस 1 13, 13 13 26 प्लस 2 हो गया 28 गुना 2, 28 गुना 2 56 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहां भी आपको कौन सा सवाल है, सिलोजिज्म का। यहां क्या बोला गया है, देखिए कि सभी कप जो है पेंसिल है, ऑल कप्स आर पेंसिल। फिर कुछ पेंसिल क्या है, कप पेन्स है, पेंसिल, सम पेंसिल्स आर पेन। फिर यहां पर क्या लॉजिक में क्या दिया गया है, सम पेंसिल्स आर कप, सम पेंसिल्स आर कप।
नो पेंसिल, नो पेंसिल्स आर कप, और सम कप्स आर पेंसिल, सम कप्स आर पेन्स, सम कप्स आर पेन्स। तो आप देखिए यहां पर क्या है कि सभी कप क्या है, पेंसिल है। तो सभी कप जो है, सभी कप क्या है, पेंसिल से। पेंसिल को पीएल से दीजिए। कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। कुछ पेंसिल क्या है, पेन। ठीक है, तो यहां पर निष्कर्ष में देखिए कुछ पेंसिल क्या है, कप है। तो कुछ पेंसिल क्या है, कप है। तो हम बताते हैं कि अगर सभी कप क्या है, पेंसिल है, तो इधर से इधर आ रहे हैं तो कुछ वाला सही होगा। सभी अगर कप पेंसिल है तो कुछ कप क्या हो जाएगा, सभी अगर कप पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कप हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, कोई भी पेंसिल कप नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि एक बात आपको बताता हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो है ऑलवेज, ये अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जो है तो स्टेटमेंट है तो हमेशा कंक्लूजन क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट सभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे आएगा, नहीं आ सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। अब कुछ कप क्या है, पेन है। कुछ कप पेन है, तो यहां पर देखिए कुछ कप पेन है, तो दे सकते हैं कि यहां पर जो है कुछ कप पेन है, तो कप का जो बाउंड्री है कहां से कहां तक है, देखिए ये वाला बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री है कप का, और पेन का बाउंड्री कौन सा है, ये सा है। यानी कप और पेन का बाउंड्री तो अलग अलग है, इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये कंक्लूड ही नहीं कर सकते। तो केवल एक वाला क्या है, सही है। एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि जैसे कि आप देखिए एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये वाला देखिए यहां पर क्या है कि कुछ पेंसिल क्या है, पेन है, कुछ पेंसिल कप है, और यहां पर क्या दिया है कि कोई पेंसिल जो है कप नहीं है, कप जो है नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो पेंसिल है और इधर क्या है, कप है। यहां भी देखिए पेंसिल और कप है यहां पर, और एक जो है क्या है, पॉजिटिव है, ये देखिए एक क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एक है और एक नेगेटिव होगा, और दोनों क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यहां पर तो सही हो गया। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया और एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, और यहां इन दोनों, ये दोनों क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में आप बताइए कि यहां आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, आइदर और का जो है केस बनेगा, आइदर और का क्या होगा, केस बनेगा। ठीक है, आइदर और का क्या होगा, केस बनेगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट तो पहला वाला या दूसरा वाला में से कोई एक ही हो सकता है। कुछ पेंसिल कप होगा या कोई भी कप क्या है, पेंसिल नहीं होगा। यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो बस इसको याद रखिए कि जब भी ऐसा हो कि दोनों में जो ये और ये सेम रहे, कुछ भी हो सकता है, सेम रहे, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों गलत है, तो आइदर और का केस बनता है। यहां पर एक सही हो गया, इसलिए आइदर और वाला केस नहीं बनेगा, यहां केवल एक जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहां भी आपको क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तो ये सीरीज का नेचर भी क्या है, ये धीरे धीरे आपको इंक्रीज हो रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है।
तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 124 है, 124 से देखिएगा यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, 5। फिर यहाँ से 129 से देखिए कितना हो रहा है, 7 इंक्रीज हो रहा है, 9 7 16। फिर यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए दो दो का डिफरेंस है, 5 से 7 हो गया, 7 से 9, 9 से 11, 11 के बाद क्या होगा, 13 इंक्रीज होगा। तो 156 में जब 13 इंक्रीज हुआ तो अब देखिए कितना होगा, 156 प्लस 13, तो ये हो गया कितना, 169 हो रहा है, 169 हो रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लोगों के पंक्ति में मनु जो है नीचे छोर से 7वें स्थान पर है। तो ये किसका सवाल है, रैंकिंग का सवाल है, रैंकिंग का। देखिए मनु जो है नीचे से 7वें स्थान पर, ये क्या हो गया, मनु हो गया, 7th है। अब जो है श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। श्रेय जो है कहां से, मनु से क्या है, 10 स्थान ऊपर है। तो 10 स्थान ऊपर लेंगे, ठीक है, 10 स्थान जब ऊपर ले लिए, यानी कि ये कौन है, श्रेय है, ये श्रेय है। और यदि श्रेय ऊपर से 8वें स्थान पर है, ऊपर से जो है 8वें स्थान पर है, तो श्रेय अगर देखिए मनु से 10 स्थान ऊपर, यानी कि नीचे से अगर लिए तो 7, 7 के बाद 10, तो नीचे से श्रेय का जो स्थान होगा 10 प्लस 7, 17वां स्थान होगा। तो ये जो है श्रेय का ऊपर से भी दिया है, नीचे से दिया है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टोटल अगर निकालना है तो लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, -1 करना है। यहां पर अप प्लस राइट, अप प्लस डाउन, ऊपर से और नीचे से सम लगेगा ना, ऊपर से और नीचे से कितना है, -1। तो यहाँ ऊपर और नीचे से दिया है और टोटल निकालना है, तो दोनों ऐड कीजिए, 8 प्लस 17 -1, यानी 25 -1 क्या होगा, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24। ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है कि कथन है और निष्कर्ष का सवाल है। जो कथन में दिया गया जाएगा उसको हमेशा आपको सही मान के चलना है, ठीक है, और उसी के बिहाफ पर जो है निष्कर्ष निकालना है। तो यहां पर दिया गया कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लोकतंत्र में जो है बहुमत का शासन होता है। तो निष्कर्ष 1 में है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, ये जो है करेक्ट आंसर है। बहुमत का शासन होता है, इसका मतलब जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसी को शासन होता है। तो ये जो लोकतंत्र में जो है उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, ये भी सही है। लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा होता है, ये भी जो है आपका कथन से रिलेटेड है। तो दोनों क्या होगा, अनुसरण करेगा, 1 और 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, तो ये जो है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।